सो गाइस फाइनली आ गया है सेगमेंट का मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन, एंड ये स्मार्टफोन है आईक्यू ब्रांड की तरफ से ऑल न्यू आईक्यू नियो 10 5G स्मार्टफोन। एंड इस स्मार्टफोन के लिए मैं भी पिछले काफी टाइम से वेट कर रहा था। एंड अगर देखो आप भी इस स्मार्टफोन को बाय करने के बारे में प्लान कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। आपको मैं एक गोल्डन एडवाइस इस वीडियो में देने वाला हूँ जो कि आप किसी भी और वीडियो में नहीं देखोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये एडवाइस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है इस स्मार्टफोन के बाइंग डिसीजन में। सो बेसिकली आईक्यू नियो 10R लॉन्च हो चुका है एंड काफी गेमर्स एंड काफी लोग इस स्मार्टफोन के लॉन्च के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि आप भी ऑलरेडी जानते हो कि आईक्यू के स्मार्टफोन्स परफॉर्मेंस के लिए एंड गेमर्स के बीच में कितने ज्यादा फेमस हैं। एंड इसके लॉन्च के लिए इसलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आईक्यू ने जो अपने स्मार्टफोन पे वर्क किया है दैट्स मैग्निफिसेंट। बिकॉज जब आईक्यू स्टार्टिंग में अपने फोन्स लेके आया था मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते थे। उनका कैमरा एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खास नहीं होता था। बट पिछले कुछ टाइम में जैसे आईक्यू नियो 9 एंड आईक्यू नियो 9R जो पिछले साल लॉन्च हुए थे, उन स्मार्टफोन्स में जो इम्प्रूवमेंट आईक्यू ने किए थे वो सच में काफी ज्यादा मस्त थे। एंड अभी पिछले महीने जो आईक्यू नियो 10R स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, उस स्मार्टफोन ने मुझे भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था। एक तो उसकी परफॉर्मेंस सेगमेंट में बेस्ट निकल के आती है एंड ओवरऑल भी वो स्मार्टफोन काफी अच्छा स्मार्टफोन है। हाँ, कैमरा थोड़ा सा लैग करता है, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ इतना डिसेंट सा कैमरा देना भी बहुत बड़ी बात है। एंड आईक्यू ने जो अपनी पेरेंट कंपनी वीवो के साथ अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव किया है, उसका क्लियर इम्प्रूवमेंट आपको कैमरा के अंदर दिख जाता है। इस बार आईक्यू नियो 10 के अंदर भी कैमरा को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है एंड ये इम्प्रूवमेंट्स इस बार आईक्यू नियो 10 में क्लियरली शो हो रहे हैं। तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, आईक्यू यू रियली वर्क वेरी वेल ऑन इट। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आईक्यू नियो 10 का कंप्लीट एंड डिटेल रिव्यू एनालिसिस। वेलकम टू इन्फिनिटी टेक। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और डिटेल रिव्यू एनालिसिस आपको चैनल पे मिलते रहते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले आपको स्मार्टफोन के कुछ क्विक फीचर्स बताऊं तो बॉक्स बिल्कुल आईक्यू नियो 10R जैसा ही मिलता है, बट बॉक्स के ऊपर से R हटा दिया गया है, बट फीचर्स भर भर के एड ऑन कर दिए गए हैं। जैसे ये सेगमेंट का ओनली स्मार्टफोन है जिसमें आप 144 FPS का गेम प्ले मिलता है। सेगमेंट का स्लिमेस्ट स्मार्टफोन होने के बाद भी इसमें आपको 60,000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिलती है एंड ये फोन सेगमेंट का फास्टेस्ट एंड ब्राइटेस्ट डिस्प्ले वाला फोन है। एंड इतना सब सुन के आप भी एक ही चीज बोल रहे होगे, बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। सो स्टार्ट करते हैं आईक्यू नियो 10 का अनबॉक्सिंग। सो बॉक्स सिंपल आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है जिसके फ्रंट साइड में आईक्यू नियो लिखा हुआ है, नियॉन व्हाइट में बड़ा सा 10 लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हो, बॉक्स में हमें हमारा स्मार्टफोन आईक्यू नियो 10 मिल जाता है। इसके साथ बॉक्स में कुछ स्टिकर्स, एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस विद गुड क्वालिटी, क्विक गाइड्स, सिम इजेक्टर टूल एंड इन सब के अलावा एक 120 वोल्ट का अडाप्टर एंड एक टाइप सी टू टाइप सी केबल बॉक्स में दी हुई है। एंड अगर डिजाइन एंड इनहैंड फील की बात करें तो ये है आईक्यू नियो 10 का फर्स्ट लुक। बैक से देखने में ये बिल्कुल आईक्यू 13 वाली वाइब्स देता है एंड फ्रंट से भी ये काफी अच्छी लुक्स के साथ आ जाता है। एंड अगर लुक्स की और बात करूं तो ये गेमर्स को सच में काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। इसका जो ये डुअल टोन वाला कलर है ये काफी ज्यादा भीड़ के अंदर स्टैंड आउट करने वाला है। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आया तो आप इसका दूसरा कलर भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको इंफीरियर रेड एंड टाइटेनियम सिल्वर 2 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली इसका इंफीरियर रेड कलर ज्यादा पसंद आया। जो इसका ये ऑरेंजिश एंड व्हाइट ब्लेंड के साथ डुअल टोन कलर है ये मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। इसके अंदर जो आपको स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर कलर ब्लेंड करके दिया हुआ है ना, ये काफी ज्यादा गेमर्स वाली वाइब देता है। बैक साइड में इन्होंने पॉलीकार्बोनेट बैक दी हुई है एंड जो कैमरा मॉड्यूल है वो एग्जैक्टली आईक्यू 13 का रेप्लिका है। आईक्यू 13 भी पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हुआ था, वो भी गेमर्स के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, बट वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में भी पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स मिल जाते हैं। एंड इस बार आईक्यू नियो 10 की डिजाइन की बारीकियों में आईक्यू ने सच में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। जैसे कैमरा मॉड्यूल में हमें कॉपर फिनिश मिलती है, आपको उसका डिजाइन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाथ में लेने में भी ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा लाइट वेट एंड प्रीमियम फील देता है। एंड 7000 mAh की बड़ी बैटरी होने के बाद भी
ये स्मार्टफोन सिर्फ 8.1 mm की थिकनेस के साथ आता है एंड इसका वेट भी 209 ग्राम है। एंड ये चीज़ मेरे को इस स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी इस स्मार्टफोन की थिकनेस और वेट को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया गया। एंड 209 ग्राम वेट होने के बाद भी इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है। आपको हाथ में लेने में ये बिल्कुल नहीं फील होने वाला कि इसमें 200+ ग्राम वेट आता है। ये आपको बिल्कुल ही लाइट वेट फील होने वाला है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इस बार कर्व डिस्प्ले नहीं दी हुई एंड ये डिस्प्ले एक 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, जिसमें हमें 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड इसकी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले यूज करने में बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होती है। आप क्लियरली स्मूथनेस नोटिस कर सकते हो। यूट्यूब पे भी आप हायर सेटिंग 2160p पे वीडियो को प्ले कर पाओगे। HDR सपोर्ट भी मिल जाता है एंड डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प एंड ब्राइट है। 10 बिट डिस्प्ले तो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपको बिल्कुल ही डीप ब्लैक्स मिलने वाले। डिस्प्ले में एक्स्ट्रा स्पेक्स की बात करें तो ये एक 10 बिट डिस्प्ले है। HDR 10+ का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो मूवी देखने में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा कमाल होने वाला है। एंड इस स्मार्टफोन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी अराउंड 96% है। बेजल्स बहुत ही थिन है एंड सबसे अच्छी बात जो बेजल्स हैं वो चारों तरफ से ही बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। इससे आपका कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। एंड इसी के साथ इसमें हमें 2000 निट्स की HBM ब्राइटनेस के साथ 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड सबसे तगड़ी बात ये एक 4320 हर्ट्ज वाली PWM डिमिंग डिस्प्ले है। सो बेसिकली जब भी आप इस डिस्प्ले को लो लाइट में यूज़ करने वाले हो तो आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ने वाला एंड आप इसको एकदम डार्क में या लो लाइट में आराम से यूज़ कर पाओगे। एंड ये चीज़ आप जब इस स्मार्टफोन को एक्चुअल में यूज़ करोगे तब आप क्लियरली नोटिस कर लोगे। एंड यही छोटे छोटे फीचर्स किसी भी स्मार्टफोन को एक प्रीमियम टच देते हैं। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो राइट साइड में पावर बटन, वॉल्यूम बटन आता है एंड जो ये बटन है ये इस पर काफ़ी ज़्यादा थिन एंड टक्टाइल कर दिए गए हैं। एंड पोजीशनिंग भी इस बार जो लॉक बटन की है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। ऊपर की साइड में स्पीकर्स, एक माइक्रोफोन, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं आता। नीचे की साइड में स्पीकर ग्रिल्स, टाइप-C पोर्ट एंड अगेन एक माइक्रोफोन के साथ सिम कार्ड ट्रे दिया हुआ है। एंड ये सिम ट्रे भी इस बार डुअल नैनो सिम ट्रे है। सो बेसिकली आप स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं दिया हुआ। एंड इस बजट के स्मार्टफोन में इन जनरल आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं दिया होता। एंड इस फोन की जो हैप्टिक फीडबैक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। मतलब सेगमेंट के बाकी स्मार्टफोन से कंपेयर करें तो इसके हैप्टिक फीडबैक्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं। एंड सिक्योरिटी के लिए इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। फेस ID अनलॉक भी दिया हुआ है। एंड इसका जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी पोजीशनिंग एंड रेस्पॉन्स टाइम भी बहुत ज़्यादा क्विक है। एंड इसकी फेस ID भी बहुत ज़्यादा क्विक रेस्पॉन्स कर देती है। एंड इसमें हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड ये स्पीकर्स सच में काफ़ी ज़्यादा लाउड एंड क्लियर फील होते हैं। एंड स्टीरियो स्पीकर्स होने की वजह से आपका मूवी देखने का एंड कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि इसके जो स्पीकर्स हैं वो सच में बहुत ज़्यादा क्लियर है। एंड इस बार डिस्प्ले में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। सो ओवरऑल जो ये एक्सपीरियंस एक ब्लेंड होके आता है आपका कंटेंट वॉचिंग का, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। एंड फाइनली अगर अब बात करें इसके कैमरा डिपार्टमेंट की तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये स्मार्टफोन मेनली परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है। सो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसके कैमरा से। एंड मैं ये भी कहूँगा कि इसका जो कैमरा है वो नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, बट हाँ इस सीरीज़ के प्रीवियस स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स मिल जाते हैं हमें इस स्मार्टफोन में। एंड इसके प्रीवियस सीरीज़ के स्मार्टफोन्स में जो कैमरा के अंदर एक इशू देखने को मिलता था कि वो जो फोटोज़ क्लिक करता था उनको या तो वो बहुत ज़्यादा वार्म या ओवरटोन कर देता था, वो चीज़ें इस स्मार्टफोन में रिजोल्व कर दी गई हैं। रियर साइड में बेसिकली आपको 50 मेगापिक्सल के सोनी IMX882 OIS प्राइमरी कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। एंड उसी के साथ एक आयर ब्लास्टर भी रियर साइड में दिया हुआ है। वहीं फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। एंड इसके रियर साइड के कैमरा से जो फोटोज़ निकल के आती हैं वो मैं कहूँगा कि प्राइमरी कैमरास की फ़ोटोज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। डे टाइम में बिल्कुल ही एक प्रीमियम स्मार्टफोन वाली फ़ोटोज़ ये आपको क्लिक करके दे देंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है फ़ोटो को
प्रोसेस करने में, बट उसके बाद जो आपको फोटोज़ मिलती हैं वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। हाँ, जहाँ पे ये स्मार्टफोन थोड़ा लैग करता है, इसकी जो लो लाइट फ़ोटोज़ हैं वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, थोड़े से उसमें आपको नॉइस देखने को मिल सकती है। एंड इसका अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी इतने कोई खास निकल के नहीं आते, बिकॉज एक तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि कितनी फोटोज उसमें निकल के आएंगी। बेसिकली इसको कम से कम 32 मेगापिक्सल का तो होना चाहिए था। सो हाँ, फिर इसके अल्ट्रा वाइड शॉट्स काफी अच्छे निकल के आ सकते थे, बट फिर भी इसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफी अच्छी है। एंड इसमें जो कैमरा फीचर्स हैं वो भी काफी अच्छे दिए हुए हैं। एंड इस स्मार्टफोन की जो सेल्फीज हैं वो भी डिसेंट इनफ निकल के आ जाती हैं। थोड़ी सी ओवर सोफन देखने को आपको मिलती हैं सेल्फीज, बट फिर भी ओवरऑल अगर मैं बताऊंगा तो सेल्फीज भी डिसेंट इनफ निकल के आ जाती हैं। अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो इस स्मार्टफोन के रेयर साइड के कैमरा से आप 4K अप टू 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात, जो इसका फ्रंट साइड का कैमरा है उससे भी आप 4K अप टू 60 FPS तक ही रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको EIS सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि इन जनरल सेगमेंट के स्मार्टफोन में नहीं मिलता। एंड ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे कि इस स्मार्टफोन में इतनी अच्छी वीडियोस बन के आती हैं। एंड इन जनरल आपको सेल्फी कैमरा में 4K अप टू 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता। एंड इसमें रेयर साइड में जो आपको OIS प्लस EIS का सपोर्ट मिलता है, उससे जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो हाँ, वीडियोग्राफी में मैं ओवरऑल बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा वर्क iQOO ने इस बार किया है। एंड फाइनली अगर आप बात करें इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, जिसके लिए आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, सो द वेट इज फाइनली ओवर। अब बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। एंड इसी के लिए स्मार्टफोन इतना ज़्यादा हाइप में है। एंड कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन अपनी हाइप को डिजर्व करता भी है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आप BGMI जैसे गेम्स को अल्ट्रा HD पे एक्सट्रीम एंड स्मूथ सेटिंग्स पे अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग पे प्ले कर पाओगे। एंड इस चीज़ से आपको पता लग गया होगा कि ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में पूरा ही पावर हाउस है। एंड इसमें आपको 120 FPS का बिल्कुल ही स्मूथ गेम प्ले मिलने वाला है। गायरोस्कोप भी काफी अच्छा वर्क करता है। एंड इस स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस के लिए आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 4nm TSMC प्रोसेसर मिल जाता है। एंड इस प्रोसेसर के साथ आने वाला ये पहला स्मार्टफोन है। अगर इस प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 से कंपेयर करें तो CPU AnTuTu बेंचमार्क में ये 31% इम्प्रूव्ड है, वहीं GPU बेंचमार्क्स में ये 49% की इंप्रूवमेंट के साथ आता है। सो आपको खुद आइडिया लग गया होगा कि कितनी बीस्ट लेवल की परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन आपको देने वाला है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 ही अपने आप में काफ़ी अच्छा एक प्रोसेसर था। एंड उसने मार्केट को हिला के रख दिया था जब वो लॉन्च हुआ था। एंड अभी तक भी वो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एंड स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 उससे भी कहीं ना कहीं 50% ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। सो गेमिंग एक्सपीरियंस तो आपका नो डाउट काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप जेंशन इम्पैक्ट जैसे गेम्स, COD मोबाइल जैसे गेम्स भी हायर सेटिंग पे आराम से प्ले कर पाओगे। एंड इस स्मार्टफोन में कितना तगड़ा प्रोसेसर होने के बाद भी आपको इसमें iQOO का सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिपसेट मिलता है। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक अलग ही लेवल पे जाने वाली है। मतलब सेगमेंट में कोई और स्मार्टफोन इस परफॉर्मेंस को बिल्कुल मैच नहीं करने वाला। एंड ये स्मार्टफोन अपने सेगमेंट के अंदर परफॉर्मेंस बेंचमार्क को एक अलग ही लेवल पे सेट करने वाला है। ब्रांड इसमें आपको 7 घंटे का फ्लोलेस 120 FPS वाला गेम प्ले प्रॉमिस कर रहा है। मतलब आपको 7 घंटे तक एक स्टेबल 120 FPS की गेम प्ले मिलने वाली है। एंड गेमिंग करते टाइम ये फोन बिल्कुल हीट नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत वार्म आपको ये स्मार्टफोन फील हो जाता है। एंड इसकी जो हीट है वो स्मार्टफोन ने काफ़ी अच्छे से मैनेज की हुई है, क्योंकि इसमें आपको 7000 mm² वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, विच इज़ रियली मैसिव। एंड इसकी वजह से iQOO Neo 10 की CPU स्टेबिलिटी स्कोर भी 71% निकल के आती है। एंड इस स्मार्टफोन में जो आपको GPU मिलता है वो सेम स्नैपड्रैगन 8 Elite फ्लैगशिप प्रोसेसर वाला ही है। सो इस चीज़ से भी आपको खुद क्लियर हो गया होगा इस स्मार्टफोन की पावर कितनी ज़्यादा निकल के आने वाली है। एंड iQOO Neo 10 का जो AnTuTu स्कोर है वो भी 2 मिलियन प्लस निकल के आता है, विच इज़ बेस्ट इन द सेगमेंट। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था कि मैं आपको एक गोल्डन एडवाइस देने वाला हूँ, सो बेसिकली वो गोल्डन एडवाइस ये है कि इस स्मार्टफोन में iQOO ने एक झोल किया हुआ है जो कोई और आपको नहीं बताने वाला। सो बेसिकली iQOO ने इस स्मार्टफोन में क्या किया हुआ है कि इसका जो बेस वेरिएंट है ना 8GB एंड 128GB स्टोरेज वाला, उसमें आपको LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप पे मिलता है। एंड इसके जो अपर वेरिएंट्स हैं विच इज़ 12GB एंड 16GB रैम
एंड 256GB एंड 512GB स्टोरेज। सिर्फ उनमें ही आपको LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। एंड अगर आपको रैम टाइप एंड स्टोरेज टाइप से ये चीज मालूम नहीं चल रही कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, सो बेसिकली ये रैम के एंड स्टोरेज के जनरेशन होती हैं। जितनी आगे की एडवांस जनरेशन उतना ही ज्यादा फास्ट रैम एंड स्टोरेज होने वाली है। सो बेसिकली जो LPDDR4X एंड LPDDR5X रैम है, इनमें जो बेसिकली 4 एंड 5 है, ये इनके जनरेशन को डिपिक्ट करता है। एंड सेम चीज स्टोरेज में भी मिलती है, जैसे UFS 3.1 एंड UFS 4.1। सो एट द एंड जो LPDDR5X है एंड जो UFS 4.1 है वो काफी ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू UFS 3.1 एंड LPDDR4X। एंड जैसे जैसे स्टोरेज की जनरेशन इंक्रीज होती रहती है, स्मार्टफोन की रीड एंड राइट स्पीड भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। जैसे आप किसी ऐप को ओपन करते हो, कितने क्विकली वो रिस्पॉन्ड कर देता है उस चीज पे। एंड इससे एक स्मार्टफोन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि iQOO ने पता है क्या किया है, कि iQOO ने जो स्मार्टफोन का एडवर्टाइजमेंट किया है वो बेसिकली अंडर 30 के वाले स्मार्टफोन के बिहाफ पे किया है। बट इसके जो बेंचमार्क्स है वो 40,000 स्मार्टफोन वाले दिखाए हैं, बिकॉज उसका जो टॉप वेरिएंट है वो आपको 40,999 में मिलने वाला है। बट जो उसका बेस वेरिएंट है वो आपको 29,999 में मिलने वाला है। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है वो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सिर्फ स्टोरेज का नहीं है बट उसमें जो जनरेशन दी हुई है उसका है। तो यहाँ पे ये चीज iQOO की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये बिल्कुल एक गलत बात है कस्टमर के ट्रस्ट को ब्रेक करने की। ऐसा नहीं है कोई और स्मार्टफोन ब्रांड ऐसा नहीं करते, बट iQOO ने काफी बार ऐसा किया है। iQOO Neo 10R में भी iQOO ने सेम चीज करी थी एंड मैंने वीडियो में वो चीज भी बताई हुई थी। एंड उन्होंने ये सेम चीज इस बार भी करी हुई है। लेकिन एक स्मार्टफोन Realme GT7 जो भी इसके साथ ही लॉन्च हुआ है, उस स्मार्टफोन में अगर आप देखोगे तो उसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 36,000 समथिंग में मिलता है। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, उसमें आपको सारे ही स्टोरेज एंड रैम टाइप सेम मिलते हैं। एंड दैट्स रियली गुड, बिकॉज आप जब स्मार्टफोन बाय करते हो ना तो इतना डीप में जाके आप चेक नहीं करते कि इसमें रैम टाइप कैसी मिल रही है, इसमें स्टोरेज टाइप कैसी मिल रही है। एंड मोस्टली हर लोग इसका बेस वेरिएंट ही कंसीडर करना चाहते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि इतना ज्यादा जो एंटूडो स्कोर है एंड इतनी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो उसके बेस वेरिएंट में भी आपको मिल जाएगी। बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर आप स्मार्टफोन को बाय करने वाले हो तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि इसका बेस वेरिएंट गलती से भी बाय मत करना। आपको रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होंगी इस स्मार्टफोन को लेके उन पे ये स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा। बाकी इसमें आपको 7000 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है जो कि 120 वोल्ट की फ्लैश चार्जिंग के साथ आती है। एंड इसी के साथ इसमें आपको 10 वोल्ट की रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाती है। एंड ये बैटरी आपको आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। एंड इसी के साथ इसमें आपको बाईपास चार्जिंग फीचर भी मिल जाता है। तो बेसिकली इस फीचर से आप स्मार्टफोन को चार्ज में लगा के यूज करोगे तो स्मार्टफोन बैटरी को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने वाला, वो डायरेक्ट पावर से रन करेगा। एंड उससे इसकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा एनहेंस होगी। एंड ये फीचर मेरे को भी काफी ज्यादा यूजफुल एंड प्रैक्टिकल लगा। एंड ये स्मार्टफोन 50% सिर्फ 19 मिनट्स में एंड 100% सिर्फ 36 मिनट में हो जाता है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको FunTouch OS 15 मिलता है जो कि Android 15 पे बेस्ड है। एंड इसमें आपको 3 साल के OS अपडेट के साथ 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। एंड इसमें आपको कुछ प्री इंस्टॉल एप्स भी मिल जाते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। AI फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लाइव कटआउट, AI इरेजर, लाइव टेक्स्ट फीचर, AI कोड ट्रांसलेशन, सर्कल टू सर्च, AI इमेज एक्सपेंडर, जेमिनी लाइव जैसे कमाल के AI फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंड इस फोन में iQOO ने खुद का डायलर दिया हुआ है। सो बेसिकली इससे आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे, जो कि गूगल डायलर में आप कॉल रिकॉर्डिंग करते थे तो सामने वाले को अनाउंसमेंट चली जाती थी। बेसिकली इसमें वो चीज नहीं होने वाली। एक्स्ट्रा स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 16 5G बैंड्स मिल जाते हैं। NFC का भी सपोर्ट दिया हुआ है। सो ये था iQOO Neo 10 का कंप्लीट एंड डिटेल रिव्यू एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो मेरे को पता है थोड़ा बड़ा हो चुका है, बट मैंने हर एस्पेक्ट में रिसर्च करी है एंड मैंने आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है ताकि आप इस स्मार्टफोन को बाय करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी इस स्मार्टफोन के कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे इसमें आपको बहुत ही तगड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी कमाल होने वाला है। सेकंड है इसका डिजाइन, हो सकता है आपको पसंद ना आए बट मेरे को काफी अच्छा लगा। थर्ड है इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस सेगमेंट में एक बेंचमार्क लेके आई है एंड इसकी परफॉर्मेंस सच में एक अलग ही लेवल पे है। एंड कुछ पॉइंट्स जिनमें iQOO को थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत अभी भी है, वो है इसका कैमरा। हाँ, इसके कैमरा में हल्के से इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी भी फोटो नॉट मच इंप्रेसिव बट डिसेंट इनफ ही निकल के आती है। एंड सेकंड है इसके बेस वेरिएंट में भी
एटलीस्ट iQOO को 8GB5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज टाइप तो देना चाहिए था। बाकी ओवरऑल मेरे को ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड एट द एंड मैं भी फिर भी आपको ये कहूंगा कि अगर आपको ये स्मार्टफोन बाय करना है सो प्लीज इसके आप बेस वेरिएंट को स्किप कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टे कनेक्टेड टू इन्फिनिटी टेक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।